Good morning, dear children. I wish everybody is doing good. Once again, I welcome you all in today's English class. बच्चों मैं सभी का वेलकम करती हूँ आज की इंग्लिश क्लास में। जैसे कि हमने प्रीवियसली प्रपोजिशंस के और कुछ कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस किए थे, ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एसेस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि क्वेश्चंस जो होते हैं एसेस के कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं इसीलिए, और आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देने चाहिए जब आप एसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, हमें यहाँ पे मास्टरी नहीं करनी है, हमें बस सीखना है कि कैसे हम एसेज लिखें जिसकी वजह से हम रीडर्स के जो अट्रैक्शंस है उसको अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं हमने उसकी तरफ ग्रैब कर सके। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज एसे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, that is corruption, honesty is the best policy, a picnic party, my best friend. So there are four options given to you all. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से किसी एक पर हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे, चाहे वो करप्शन हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आप फेमिलियर फील करो, उसके साथ क्या करना है, आपके साथ बॉन्ड फील करना है और उस पर आपको टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है। बच्चों, एक जो पैराग्राफ्स आते हैं वो 60 to 80 वर्ड्स में भी आते हैं। इसमें आपको 100 to 200 120 वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली 60 to 80 वर्ड्स के पैराग्राफ्स आते हैं एग्जामिनेशन में। तो हमें इसी की तैयारी करनी है कि हमें 60 to 80 वर्ड्स के पैराग्राफ कैसे डिस्कस कर सकते हैं और इसको उतने ही वर्ड्स में हम कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को कैसे इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं उतने ही वर्ड्स में जो हमें इसमें सीखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 to 120 वर्ड्स मैंने लिख रखा है, बट आपको तैयारी करनी है 60 to 80 और अराउंड 100 वर्ड्स तक। ये जो पैराग्राफ्स दिए गए थे एग्जामिनेशन में वो 80 वर्ड्स तक के थे। और सबसे ज़रूरी बात, जब हमें ये वर्ड लिमिट दे दिए जाते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्ड्स ऐड करते हो, सपोज़ यहाँ पे 60 to 80 वर्ड्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 60 to 80 वर्ड्स में आपको क्या लिखने हैं, वर्ड्स में पैराग्राफ्स लिखने हैं, और आप सपोज आपने 200 वर्ड्स लिख दिया। ठीक है, अब वो 100 वर्ड्स तक जा सकता है, 20 वर्ड्स कुछ मैटर नहीं करता, बट जितना ज़्यादा आप वर्ड्स उसमें ऐड करते जाओगे उतने ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो हमें वर्ड लिमिट्स का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। जितने भी वर्ड्स लिमिट दिए रखे हमें उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 20 वर्ड्स बढ़ने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमें इस वर्ड लिमिट का बहुत ही ध्यान से ख्याल रखना चाहिए और उसके बेसिस पर ही हमें पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हम किसी भी पैराग्राफ्स को, जैसे कि लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, करप्शन है, करप्शन के बारे में जो आप जानते हो, तो आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते कि हमें इसको एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक बहुत ही अच्छे वे में उसको दिखाना है, ताकि रीडर जो है वो देखे और समझे कि हाँ, हमें कुछ नॉलेज है इसके बारे में, हमें कुछ पता है। तो जो जल्दीबाजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करती है। जैसे हम जानते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और इस पर थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा हमें जोर देनी चाहिए, हमारे राइटिंग स्किल पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें जितने भी टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं वो सभी हमें हमारे अराउंड के जितने भी थिंग्स हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि आप देखो, करप्शन के बारे में सभी को पता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, इसके बारे में सबको पता है। पिकनिक पार्टी, जो आप पिकनिक पे गए थे कभी या फिर कभी ऐसा प्लान करते हो तो उसके बारे में। माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप ये सारे जो वर्ड्स है, ये सारे जो फ्रेजेस लिखे गए, सभी से हम फेमिलियर हैं। तो हमें जब इसको रिप्रेजेंट करना है, उसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि जो रीडर है वो जब पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ सही लिखा है। ठीक है, तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी आपको टॉपिक दिए गए उससे आप फेमिलियर होने चाहिए। तो आपको रिलायबल रिसोर्सेज फाइंड आउट करने चाहिए, मतलब आपको थोड़ा टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। सपोज़ मैंने बोला माय बेस्ट फ्रेंड पे मुझे
टॉपिक पे मुझे क्या लिखनी है, ऐसे लिखना है या फिर पैराग्राफ लिखना है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा जानती होंगी, है ना। तो हमें उसके साथ ऐसे वर्ड्स का मिक्सअप करना है जिससे रीडर को लगे कि हाँ, जैसे मैंने अपना कुछ व्यू एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब हम क्योंकि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको बताना चाहती हूँ कि पॉइंट क्या क्या आपको ध्यान देने चाहिए जब आप किसी भी ऐसे को या पैराग्राफ को लिखने जा रहे हो, तो क्या क्या आपको ध्यान देने चाहिए। तो चलिए हम इस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ 10 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। पहली है क्या, चेक द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, जैसे try to write the words or paragraphs within 60 to 80 words और 80 to 100 words। तो आपको ये ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं, क्योंकि आप जब गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपका ये जो एस्से होता है या जो भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हो, ये ना सिर्फ एस्से के लिए, इवन फॉर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। जो क्वेश्चंस होते हैं आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब के लिए अप्लाई होता है। जब आप कभी भी क्वेश्चंस को लिख रहे हो या आंसर्स दे रहे हो उसको, तो आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं कि इंस्ट्रक्शंस में क्या दिए गए, रीडर को क्या चाहिए। जो रीडर है उसने इंस्ट्रक्शंस दिए रखे हैं, उसको क्या चाहिए। सो सबसे पहली बात आती है हमारी वर्ड लिमिट्स की। ठीक है, बेसिकली ये इसीलिए दिया गया है, चेक द इंस्ट्रक्शंस, ताकि आप वर्ड लिमिट्स को क्रॉस ना करो। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिमिट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो वर्ड्स लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, अगर क्रॉस होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको रिड्यूस करने का कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कोई इशू नहीं होगी, रीडर को कोई इशू नहीं होगी, लेकिन आपके मार्क्स को इफेक्ट करेगा ये, है ना। आप लिखने का तो लिख दोगे, आपके पास टाइम होगा, लेकिन ये जो वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स होने की वजह से उसमें जो मार्क्स होता है आपका वो भी रिड्यूस होता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट चेक द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, वट एवर इंस्ट्रक्शन हैज़ बिन गिवन। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको, उसको ध्यान से पढ़ो और उसको वर्ड लिमिट के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करते समय बोल दिया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट अर्ली। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट अर्ली। जैसे ही आपने रीड करना शुरू किया, ठीक है, वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे रीड किया, अच्छा ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं इसको लिख सकता हूँ। और वी डोंट इवन, बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते कि वो लिखना क्या स्टार्ट करें, उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है या उनके जो स्टार्टिंग सेंटेंसेस है वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सो हेस्ट मेक्स वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे में इम्प्लाई होता है, क्यों, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको रिसर्च पे और रिव्यू पे टाइम नहीं मिलता। ठीक है, बेसिकली हमें स्टार्ट तो करनी चाहिए। ठीक है, सपोज़ आपने ये रीड कर लिया, वो आपने कुछ भी जो टॉपिक है आपने रीड कर लिया, थोड़ा उसको एनालाइज करो, थोड़ा एनालाइज करो, रिसर्च करो, एंड देन रिव्यू करो, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग दिस। ठीक है, थोड़ा अपने माइंड में उसको चेक करना है कि हमने क्या इसके बारे में पढ़ा है या क्या सुना है या फिर क्या हम जानते हैं इसके बारे में, ये आपको थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैमिलियराइज विद द टॉपिक गिवन। ठीक है, फैमिलियराइज क्या होता है, फैमिलियर मतलब क्या होता है, फैमिलियर मतलब जिसके साथ हम बहुत ही ज़्यादा घुले मिले हैं और जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं, है ना। सो फैमिलियराइज का मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा वो आपको वैसे टॉपिक देगा, ऐसा इजी टॉपिक देगा जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, यानी वेल नोन टॉपिक आपको गिवन होगा एग्जामिनेशन में। सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आपको ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं दिए जाएंगे एसे के लिए या फिर पैराग्राफ्स के लिए जिसके बारे में आपको पता ना हो। ठीक है, तो आपको टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, लिखने में बस आपको थोड़ा रिलायबल रिसोर्सेज उसमें कलेक्ट करने हैं। सपोज़ आपने कुछ भी लिखना शुरू किया तो आपको, क्योंकि आप फेमिलियर है उस वर्ड से, तो आपको ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे फ्रेजेस आपके पास होने चाहिए जिससे आप सेंटेंस को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सको, जिसकी वजह से जो रीडर है वो क्यूरियस हो जाए आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम जब कुछ भी लेटर लिखे या फिर पैराग्राफ्स लिखते हैं, जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो।
ठीक है। तो कुछ लाइन्स हम जब पढ़ते हैं तो उसके आगे और पढ़ने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो राइटर है उसने इस तरीके से लिखा है कि जो हमारा अटेंशन क्या करता है, ग्रैब करता है अपनी ओर, ठीक है, और हम उसको और रीड करने की कोशिश करते हैं। और या फिर एक पोम की या फिर किसी स्टोरी का एक एग्जांपल ले लो। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो कुछ लाइंस पढ़ने के बाद हमें इंटरेस्टिंग फील होता है और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राइटर को पता है कि उसको क्या चाहिए, रीडर को क्या चाहिए, क्या ऐसा वर्ड हम इसमें यूज़ करें जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करे दूसरे को अटेंशन को। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना है, कुछ ऐसे आइडियाज़ लाने हैं, रिलायबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर सके दूसरे के जो रीडर है उसका अटेंशन, ठीक है। तो ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे, फेमिलियर टॉपिक मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है प्रिपेयर एन आउटलाइन। सो first of all you need to decide on the essential items that you intend to cover in the essay, ठीक है। the outline, basically the outline, and first when it becomes ready, suppose जब आपका इंडिविजुअली जब आप लिखने जा रहे हो, जब आपने रिसर्च कर दिया और आपने डिसाइड कर लिया अब आपका ये टॉपिक अब लिखने जा रहे हो, तो पहले उसकी एक आउटलाइन आपको तैयार करनी है, ठीक है। ये क्या करेगा आपको? ये आपको हेल्प करेगा आपके जो पैराग्राफ्स है उसके बॉडी को फ्रेम करने में, ठीक है। पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में लिखते हैं, जो मैंने आगे लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमें ये डिवाइड करने होते हैं। जो हम पैराग्राफ्स लिखते हैं या फिर एसेस लिखते हैं उसको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो इसे क्या करना है हमें? पहले इंट्रोडक्शन, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ एंड थर्ड इज कंक्लूजन। थर्ड हमें कंक्लूजन करना चाहिए। तो दिस इज रियली वेरी मस्ट दैट when you are writing in a time bound situation, like you are going to give your examination, isn't it? तो आप जब एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हो तो आप एक आउटलाइन प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास वो लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपको सारे अपने क्वेश्चंस भी देने हैं, आउटलाइंस भी तैयार करनी है, सोचना भी है, ठीक है, सब कुछ करना है। तो आप एक आउटलाइन तैयार करो, उसके बेसिस पे आप लिखना शुरू करो। इससे आपके एसे या पैराग्राफ्स बहुत ही अच्छे लिखे जाएंगे और साथ ही साथ आपको टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब आप ऑलरेडी इसके बारे में सोच कर लिखोगे, जब इसके बारे में आउटलाइन तैयार रखोगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब आप हम लिखते जाते हैं तो हमें शुरुआत में तो हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं तो हमें हमारे माइंड में ना बहुत कुछ आइडियाज़ आने लगते हैं, न्यू आइडियाज़, हम बहुत कुछ जानते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम एक्चुअली बाद में जाके लिखते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग हमारा जो होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, रीडर्स को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया हमारा जो भी पैराग्राफ्स है या ऐसे है वो 3 पार्ट्स में जाने चाहिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि किस बारे में आप कौन से टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन चाहिए हमें। नेक्स्ट हमें बॉडी पैराग्राफ, उसके बारे में पूरी अच्छी से डिस्क्रिप्शन चाहिए। एंड थर्ड इज कंक्लूजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर ट्रांजिशन इन द राइट अप, व्हाट इट इज। सो अगर आपका ऐसे है वो क्या होना चाहिए, उसका एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो और जब हम उसको सेकंड पैराग्राफ लिखे तो ये एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। मतलब सपोज किसी एक पॉइंट को आपने लिखा, सडनली आपने किसी और पॉइंट को डिस्क्राइब करना शुरू किया जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है उससे, ठीक है। तो ये प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हो, जब किसी भी पैराग्राफ को आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर एसेस को स्टार्ट कर रहे हो तो ये रिलेट करना चाहिए। सपोज एक स्टोरी में अगर मैं बात करूँ कि एक स्टूडेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है। सडनली मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि फिर उसकी शादी हो गई। अब यहाँ तो स्टूडेंट के लाइफ से और सडनली शादी होना, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट, इजंट इट बच्चों।
यहाँ पे मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ। जो एक बच्चा था, बहुत ही पुअर था, वो अपने एजुकेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, काम करता था। सडनली मैं कुछ और पॉइंट यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, राइटअप जो है ये प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं है इसका, मतलब कि एक प्रॉपर वे से ये नहीं जा रही है। इसलिए किसी भी पैराग्राफ्स में, किसी भी एसेज में क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि हम जो पॉइंट्स यूज़ करें वो एक साथ रिलेट करता है या नहीं। ठीक है, सब अगर आप ऐसे लिख रहे हो द काउ पे, जैसे बच्चों शुरुआत के बच्चे ऐसे लिखते हैं द काउ द हॉर्स एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या करें बच्चे, अब यहाँ बता रहे हैं काउ के बारे में, ठीक है, अब काउ के बारे में करते करते वो कुछ और, सपोज वो हॉर्स के बारे में बताने लगे, तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर ट्रांजिशन, वो प्रॉपर ट्रांजिशन में नहीं जाता है। तो आप ऐसा जब आप लिख रहे हो किसी भी पैराग्राफ्स को, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो लिंक करे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या करें, लिंक करें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चों, मुझे लगा है कि आपको समझ में आ रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड citations. What is citations? Okay, so you can support the information with relevant quotes by respectful authors. Suppose you can say quotes जैसे कुछ बड़े बड़े लोग, जैसे गांधी जी, जैसे हमारे जो पोएट्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्पेक्टफुल ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोट्स लिख रखे हैं, सब कोट्स लिख रहे हैं। जैसे अभी हमने ही पढ़ा था, अभी एक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे एक फ्रेज आया था, इसके बारे में हमें क्या लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये भी क्या, ये किसी ने लिखा है ना। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे कोट्स हैं जिसको हम जानते हैं, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको कोट्स याद हो और रिस्पेक्टफुल ऑथर्स के जो लाइन्स है याद हो, लेकिन जो बच्चे अगर पोएम्स पढ़ते हैं वो बहुत सारे पोइट्स को जानते हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ के ऑथर्स को जानते हैं, तो उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो उन्होंने कह रखा है उसके बारे में बेसिकली सबको पता होता है ना। तो वैसे ही बहुत सारे विकीपीडियाज़ पे भी बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास कंटेंट्स, कोट्स which really attracts. Not only that, anonymous bloggers are also there. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें इंस्पिरेशंस देते हैं, है ना, बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड, एंड देयर मेनी मोर। तो अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आपको टॉपिक पे आता है लिखना, सपोज, सो यू ट्राई टू यूज सच कोट्स, मतलब आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, विच इज़ सेड बाय दिस ऑथर, विच इज़ सेड बाय दैट ऑथर, सो इट विल रियली इम्पैक्ट योर पैराग्राफ। ठीक है, वो रियली इम्पैक्ट करता है आपके पैराग्राफ को, और वो ज़्यादा इम्प्रूव करता है आपके क्वालिटी को, क्वालिटी ऑफ राइटिंग, यू नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डोंट पोलराइज। व्हाट इट इज़, तो व्हाइल राइटिंग, जैसे एक किसी को भी बहुत सारे रेलिवेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं, रिसोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन सपोज़ आपको बहुत सारे रेलिवेंट आइडियाज़ मिल गए, लेकिन आप डायरेक्ट उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, किसी भी एक चीज़ को, किसी भी कंटेंट को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते हो, है ना। और सपोज़ आपने कुछ लिखना शुरू भी किया, ठीक है, तो आप मतलब हर एक लाइन को, हर एक वर्ड्स को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो एज इट इज़, है ना। दैट इज़ व्हाट द पोलराइजिंग। सो हियर इट इज़ रिटन डोंट पोलराइज, मतलब कि आपको एग्जैक्टली सेम कंटेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आपको रनिंग ऐसे में लिखना है, मतलब आपको अपने आइडियाज़ भी वहाँ पे पुट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेक द ग्रामर एंड वोकैबुलरी। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप किसी भी एसेस को लिख रहे हो, किसी भी पैराग्राफ्स को लिख रहे हो, तो यहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी में सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ ग्रामर है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ER लिखते हैं ग्रामर की स्पेलिंग, विच इज़ रियली इनकरेक्ट, है ना। हमें सुनने में लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए अभी से, क्योंकि आप सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और आगे भी पढ़ाई करने वाले, इज़न्ट इट बच्चों, तो आपको पता है कि आपको अपनी जो इंग्लिश है, वोकैबुलरी है, वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वेरी नेक्स्ट क्लास आपको कंटिन्यू आपको ग्रामर पढ़ना ही है,
है ना. और इवन यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस, नॉट ओनली इन दिस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है. तो यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. तो हमें क्या करनी चाहिए, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी चाहिए. एंड हाउ इट विल इम्प्रूव, है ना. आपकी ग्रामर कैसे ठीक होगी, आपको चेक करना है उसमें ग्रामर, ठीक है. क्योंकि आप एक जब ऐसे लिखते हो, जब आप एक आर्टिकल राइटिंग लिखते हो, जब आप एक पैराग्राफ राइटिंग लिखते हो, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ग्रामर शुड बी करेक्ट. तो आप जब अपने पैराग्राफ्स को लिख रखे हो, यू डू चेक इट. आपको ग्रामर को चेक करना चाहिए. अगर आपने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है, नैरेटिव वे में लिखा है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेटिव वे में लिखा है, तो आपको हर तरीके से आपको ग्रामर चेक करनी चाहिए कि ग्रामर का जो सेंटेंस है वो सही है या नहीं. सपोज आपने किसी सेंटेंस को लिखना चाहते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपने इसको लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट यू नीड टू चेक. ठीक है, आपको चेक करना है ग्रामेटिकल एरर, वोकैबुलरी. ठीक है, वोकैबुलरी. और कैसे ये इंप्रूव होगी वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल एरर, यू नीड टू रीड द पेपर्स. नॉट ओनली रीड द पेपर्स, इफ़ यू लव टू रीड द कॉमिक्स, इफ़ यू लव टू रीड द स्टोरी बुक्स, यू नीड टू रीड इट. ठीक है, आपको कुछ भी जो पसंद आए इंग्लिश में, आप उसको रीड करो. यू विल लर्न द वोकैबुलरी. बच्चों, आपको वोकैबुलरी लर्न हो जाएगी. ठीक है, जब हम कोई चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ वोकैबुलरी का. जब आपको वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी, यू नीड टू रीड समथिंग. ठीक है, वैसी चीज़ पढ़ो जो आपको पसंद हो. ओके, जब हमें पसंद होती है तो हम उसको ग्रैब करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उस वोकैबुलरी, उन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको वो समझना है, बिकॉज इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, इजंट इट बच्चों. सो आपको ग्रामर चेक करनी पड़ेगी इस, और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी होगी इसके लिए. These are really very important topics. Tips, I can say all these 10 topics are really important for you all. So just you need to improve your reading for that. Okay, so this is what it is written here. Cultivate the reading habit. Okay, so to write well, you need to read well. Okay, one who writes well has it's a really good reader. एक जो बहुत ही अच्छा लिख सकता है, वो बहुत ही अच्छा रीडर भी होना चाहिए. और जो बहुत ही अच्छा रीडिंग कर सकता है, वो बहुत ही अच्छा लिख भी सकता है. इसलिए बुक्स को रीड करना, न्यूज़ पेपर को रीड करना, या फिर किसी भी आर्टिकल को रीड करना अपनी हैबिट बनाओ. ठीक है, आप सपोर्ट करो अपने आर्ग्यूमेंट्स को. ठीक है, वोकैबुलरी, ये सभी कुछ, कम्युनिकेशन, सब कुछ ठीक कर देगा आपका. रीडिंग हैबिट्स, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड एवरीथिंग, आई कैन से. ठीक है, सो ये दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों. सो अब जब पैराग्राफ राइटिंग लिखने जा रहे हो, ये सारे 10 टॉपिक्स को, 10 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है. बहुत ही जल्दी स्टार्ट तो करनी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करनी है. ठीक है, जो भी हमें पॉइंट्स आता है उसको अच्छे से सोच कर और कैसे उसकी प्रिपेयर करनी है आउटलाइंस, और तब उसको लिखने की शुरुआत करनी है. नेक्स्ट, फैमिलियराइज. जब भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, वो बहुत ही वेल नोन टॉपिक होगा. सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. आपको जब पैराग्राफ स्टार्ट करनी है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी है, देन पैराग्राफ ऑफ द बॉडी पैराग्राफ, एंड देन कंक्लूजन. 6th पैराग्राफ में था, 6 पॉइंट्स में था हमारा प्रॉपर ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब रिलेट करना चाहिए पॉइंट्स एक दूसरे के साथ. प्रोवाइड सिटीजन, अगर आपको कोट्स आता है, फ्रेजेस आता है विच इज़ रियली well known, then you can add over there. Don't polarize, don't repeat the thing, don't copy the same thing from anywhere. Okay, next is check grammar and vocabulary. आपको चेक करनी वापस अपने पैराग्राफ्स को, सारे ग्रामर्स को, vocabulary को, whether it is correct or not. 10 पॉइंट है आपका कल्टिवेट द रीडिंग हैबिट. तो आपको रीडिंग हैबिट भी बढ़ानी है. ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे, जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. तो हम उसको रीड करते हुए देखते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको. ओके, सो फर्स्ट था हमारा करप्शन. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन. यू कैन राइट योर ओन बच्चों. आपको क्या लगता है करप्शन के बारे में, ये आप अपना व्यू डाल सकते हो. बिकॉज it is not necessary that whatever I have written, that is only going to come in your examination, and that the same thing you are going to write over there. मतलब सेम चीज़ नहीं आने वाली है. आपको खुद से
इसको खुद से इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया रीडिंग हैबिट से। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी, रीड करने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, है ना। चलो हम इसके पढ़ लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड। करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल इश्यूज अहेड ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, unemployment, the rising cost of food and energy, climate change, and terrorism. It is thought to be one of the principal causes of wait, poverty. Okay, so it is thought to be one of the principal causes of poverty around the globe. Its effects significance in the contemporary world cannot be underestimated. Corruption is as old as humanity itself. It should must get a remedy to leave the world as soon as possible. यहाँ पे करप्शन के बारे में बताया गया कि करप्शन क्या है, एक ग्लोबल इशू बन चुका है, नॉट ओनली फॉर आर इंडिया, नॉट ओनली फॉर वर्ल्ड, बट इट इज़ ग्लोबली has been polluted everything. तो इसने क्या क्या शुरू कर दिया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो चुकी है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है, सभी चीज़ का जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, फूड, एनर्जी, सब कुछ का, ठीक है। टेररिज्म शुरू हो गया इसकी वजह से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म बोथ वो प्रिंसिपल कॉज है, मतलब उसका प्रिंसिपल कॉज बोला गया है ऑफ पॉवर्टी अराउंड द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है नॉट ओनली दिस, मतलब यहाँ की जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको भुलाया नहीं जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, है ना। इसी की वजह से ये सारे जो इल इफेक्ट्स है ये सभी जगह फैल चुके हैं। ये सारे जो उसकी गलत चीज़ें हैं या फिर जितने भी गलत चीज़ें हो रही है हमारे अराउंड चारों तरफ, इसको भूला नहीं जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको एक तरह का बोला गया प्रिंसिपल कॉज है ये, मतलब ये मेन जरिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है करप्शन इतना पुराना है जितना ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी महत्व, ठीक है, इतना पुराना है ये करप्शन शुरुआती से चलते आ रहा है, आज हम तो कल कोई और ऐसे ही है, बढ़ते जा रहा है। सो इसका एक मस्ट बोला गया, इट शुड मस्ट गेट अ रेमेडी, इसको एक सोल्यूशन की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये जल्द से जल्द इस वर्ल्ड को छोड़ के चला जाए, ठीक है। इस करप्शन को एक ऐसे रेमेडी की ज़रूरत है, एक ऐसे दवा की ज़रूरत है ताकि ये जल्द से जल्द हमारे वर्ल्ड को छोड़कर चला जाए, ठीक है। सो ये था हमारा करप्शन के लिए। अब बच्चों ये करप्शन पे जो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये जो वर्ड क्वेश्चन था इसमें जो वर्ड्स हमें लिखने थे वो 60 to 80 वर्ड लिमिट था इसका, इसलिए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है ये पैराग्राफ। लेकिन ये आपको इसके बारे में नॉट ओनली इन दीज एरियाज, आपको इससे कई ज़्यादा आपको नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। वट एवर वर्ड हैज़ बिन रिटन हियर यू कैन सी दैट शुरुआत में बोली गई है कि करप्शन होता क्या है, ठीक है। करप्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल इशू, ठीक है। ये क्या है, एक इशू है, एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी हो रही है। यहाँ पे इसके कुछ जो मेन आइडियाज़ है जो मेन पैराग्राफ में बोलने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी पैराग्राफ, वो जो बॉडी पैराग्राफ है उसके बारे में बताई जा रही है करप्शन ने क्या क्या किया है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड कंक्लूजन बताया गया है। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, करप्शन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, ये इतनी पुरानी जितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी, और इसके लिए क्या करनी चाहिए, उसका कंक्लूजन हमने ये निकाला कि इसको एक ऐसी रेमेडी की ज़रूरत है जिससे ये जल्द से जल्द हमारा ये जो जितनी जल्दी हो सके हमारा ये वर्ल्ड छोड़ के चला जाए, ये हमारा करप्शन का बताया जा रहा है यहाँ पे कंक्लूजन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था हमारा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था हमें, इसको भी हमें कितने वर्ड्स में लिखना था, 60 to 80 वर्ड्स में। यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट्स लिख रखा है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी वेल मैनर, ओके। वाई हैव रिटन दिस, आपको ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के बारे में पता होनी चाहिए एंड यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। हमें इतने वर्ड्स लिमिट तक ही लेने हैं वर्ड्स, या फिर इतने वर्ड लिमिट तक ही हमें लिखना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इजंट इट बच्चों।
सो आपको ये ऐसे ही आपको किसी भी अगर आर्टिकल को पढ़ रहे हो सो रीड इट वेल, आप इसको आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप किसी भी स्टोरी को, नॉवेल को या किसी भी बुक को पढ़ रहे हो उसको आप थॉरली पढ़ो। यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक पे आपको लिखने आ सकता है पैराग्राफ्स। सपोज अभी मैंने बताया माय बेस्ट फ्रेंड पे यहाँ पे लिखना था आपको, सो माय बेस्ट फ्रेंड का आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जाहिर कर सकते हो अपने पैराग्राफ्स में, बट आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे में लिखना है। ठीक है, वट एवर यू से, सपोज हमें बेस्ट फ्रेंड्स में हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ ऑल दोज वर्ड्स ओवर देयर। जब आप लिख रहे हो वहाँ पे तो ये सारे वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करने वहाँ पे। ठीक है, आपको उस तरीके से उसको मोल्ड करके लिखना है सो दैट द रीडर बिकम क्यूरियस टू रीड अहेड। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है दैट द रीडर बिकम्स क्यूरियस, उसको और ज़्यादा आगे पढ़ने की इच्छा हो कि बच्चे ने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिख रखा है यहाँ पे। ओके, नॉट रबिश थिंग्स। Okay, so that you need to understand, बच्चों। Okay, I hope you all have understood, and two of the topic we have discussed here, that honesty is the best policy. Okay, I'm going to read it right now. Okay, the proverb honesty is the best policy means that we have to be honest and true in life even in bad situation. So एक proverb है honesty is the best policy. So इसके बारे में ये बताया जा रहा है that we have to be honest, हमें क्या होना चाहिए, honest होना चाहिए। ठीक है, इन लाइफ हमें, और इससे क्या होता, इवन इन बैड सिचुएशन, अगर हमारा बैड सिचुएशन, अगर हमारी बुरी स्थिति चल रही तभी भी हमें क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी हमें रखनी चाहिए अपने आप, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। द ऑनेस्टी इज द बिल्डर ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल रिलेशनशिप, whereas on the other hand the dishonest people lose their respect in family as well as in the society. One who lies ruins the relationship and loses the trust of the people. यहाँ पे बताया गया है ऑनेस्टी की वजह से ही हमारे बीच जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग हो पाता है, और जो ऑनेस्ट रहता है उसको ही रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, और जो ऑनेस्ट नहीं होता है उसको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, वो अपना लूज़ कर देते हैं। डिसऑनेस्टी एक्चुअली उनकी होती है यहाँ पे। ठीक है, जो डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं वो लूज़ कर जाते हैं अपने रेस्पेक्ट को, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, अपने सोसाइटी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया जो भी पर्सन होता है जो झूठ बोलता है, ठीक है, वो लोगों के बीच में अपने रेस्पेक्ट को खो देता है, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है एक तरह से। According to the saying of honesty is the best policy, one should be loyal and tell the truth always in his or her life while answering to any question or dilemma to anyone. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब अगर हम कहते हैं honesty is the best policy, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी एक को बहुत ही ईमानदार होनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, जिस किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसको डायलेमा के साथ नहीं आंसर देना चाहिए, उसको टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए विद द ट्रुथ। being honest, loyal and true in the life provides mental peace to a person. जो कोई भी ऑनेस्ट होता है उसको मेंटल पीस मिलती है, मतलब शांति मिलती है किसी भी पर्सन को। An honest person becomes always happy and peaceful because he or she does not have to live with the guilt. मतलब किसी भी ऑनेस्ट पीपल को आप देखो तो वो हमेशा खुश होता है और पीसफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी चीज़ की दुख नहीं है, गिल्ट नहीं है उसको। So being honest with everyone in our life helps us to get mind peace. यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप हेल्पफुल, अगर आप ऑनेस्ट हो किसी भी पर्सन के साथ, सबके साथ, ये क्या होगा, आपके माइंड को सुकून देगा, पीस देगा। ओके, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर द लाई विच we told to people in order to save us. तो हम क्या करते हैं, क्यों हमें ये आखिर जो पीस ऑफ माइंड है वो मिलता है जब हम ऑनेस्ट होते हैं? क्योंकि जब हम किसी से सच बोलते हैं तो रियली हमें पीस मिलता है, जबकि अगर हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं तो हमें याद आता है कि हमने अपने आप को बचाने के लिए किसी और से झूठ बोला है। Okay, so honesty is like a weapon in the life which benefits us through many advantages and it can develop naturally without any cost. मतलब ये जो honesty है वो एक तरह से weapon है जो हमें बहुत सारे benefits मिलती है, इससे advantages मिलते हैं और ये naturally build up होता है। हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें honesty चाहिए,
है ना, ये बिना किसी कॉस्ट के आपको नेचुरली डेवलप होता है और इसको अपने पास रखनी है, ठीक है, इसको लूज नहीं करना है इस ऑनेस्टी को. ऑनेस्टी गिव्स अस एवरीथिंग एक्सपेक्टेड इन द लाइफ. तो ऑनेस्टी हमें सब कुछ देता है जो हमें लाइफ में चाहिए. Whereas a single lie may ruin our life by running relationship. तो हमारे अच्छे खासे रिलेशनशिप को जो एक झूठ होता है या जो डिसऑनेस्टी होती है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है. Being a lie person may lose all privileges of being trustworthy in the heart of our family members, friends and other close ones. So अगर एक झूठे आदमी बनते हो तो क्या होगा, जितने भी प्रिविलेजेस है आपको, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सभी से जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से. सो फॉलोइंग द सेइंग ऑफ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ इज़ गुड. इसीलिए जो बोला गया है प्रोवर्ब हमारा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ रियली रियली ट्रुथ. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, किसी भी पर्सन के साथ झूठ नहीं बोलनी चाहिए बच्चों. Okay, so I hope everybody has understand what the topic was about, है ना. तो अभी आपकी होमवर्क है जो 2 questions हमने देखे थे अभी in the beginning. Okay, I'm again going to show you all. So we have discussed here corruption and honesty is the best policy. Now I want you all to try to write the paragraphs on these 2 topics, that is a picnic party and my best friend. I hope you are able to understand this. ओके हाउ विल यू राइट इट डाउन. ओके, अगर आपने कभी भी पिकनिक पे पार्टी पे गई है, आप लोगों ने कभी ऐसे टाइम स्पेंड किया है पिकनिक में, सो दिस यू कैन शेयर योर व्यूज, ओके, वाइल यू आर राइटिंग द पैराग्राफ्स. when you are having any kind of friend who really वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप एक पैराग्राफ लिख के प्रैक्टिस करो. नाउ यू नीड टू गो थ्रू ऑल द पैराग्राफ्स. ओके, बहुत सारे पैराग्राफ्स राइटिंग है, एसेस है, तो आप लिख के प्रैक्टिस करो कि आप कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो रीडर है वो रीड करने के लिए क्यूरियस हो. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Now this is it for today's class बच्चों. I hope you are going to practice a lot. So thank you so much, and I really feel like you are going to practice your paragraph writing. So do practice yourself and give your best in the examination. Thank you so much. We'll meet in the next video with the next lesson. Thank you children.